नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं शिवांगी। दोस्तों, देश की राजनीति में जिस तरह से बीजेपी अपनी बिसात बिछा रही है, उसने तो अब यही लगता है कि कोई भी पार्टी इससे पार नहीं पा पाएगी। नतीजा ही आप देख लीजिए, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, महाराष्ट्र हो या फिर बिहार ही हो, हर तरफ समीकरण रातों रात बदल रहे हैं। सियासी गलियारों में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि इस वक्त विपक्ष की सभी पार्टियां अंदर से बुरी तरह डरी हुई है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, उद्धव ठाकरे हो या खुद राहुल गांधी ही क्यों ना हो। और अब तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ही इससे पार नहीं पा रहे हैं, वो भी डरे हुए लग रहे हैं। चर्चा बहुत गर्म है कि दिल्ली से लेकर राज्यों तक पूरा गेम सेट हो चुका है और अब इन लोगों को कोई नहीं बचा सकता। तो आखिर क्या है प्लान? आने वाले दिनों में बीजेपी क्या करने वाली है और इस चक्रव्यूह के पीछे की असली इनसाइड स्टोरी क्या है? हम सब कुछ जानेंगे। हमारे साथ है बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिवांगी। बाबा, जैसा कि हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के सांसदों का टूटना हो, महाराष्ट्र के समीकरण हो या फिर बिहार में एनडीए की मजबूत पकड़ हो, विपक्ष के खेमे में एक अजीब सी बेचैनी देखी जा रही है। जो बात हवा में तैर रही है कि पूरा गेम सेट है और अब कोई नहीं बच सकता। तो आखिर बीजेपी की इस चौतरफा बिसात के पीछे की असली क्रोनोलॉजी और रणनीति क्या है? देखिए शिवांगी, इसको समझने के लिए हमको 2 पहलू पे विचार करना पड़ेगा। एक जी। जो बीत गया और दूसरा जो आने वाला है। जी बिल्कुल। यानी 2024 का चुनाव जहां भारतीय जनता पार्टी ने 400 का नारा दिया था, 400 पार का, हम्म। उसे पार नहीं कर पाई और 32 सीटें पीछे रह गई। जी। जबकि आपको ये भी जानकारी मिली होगी, अब जो आंकड़ों में है ही, कि 14 में जब चुनाव हुआ तो नरेंद्र मोदी पहली बार लोकसभा लड़ने के लिए आए और पूरे देश में उन्होंने एक नया आयाम सेट किया। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 272 से पार कर चुकी थी। जी। यानी बहुमत के आंकड़े से ज्यादा अंक थे 2019 में, और सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए गए और देश में लगभग दूसरी बार सबसे अधिक सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी या कोई पार्टी आई। गठबंधन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन 2024 में देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 240 पर समेट दिया हम्म। और 32 सीटें पीछे रह गई। अब इसके बाद जो कहानी है, वो कहानी आपको आगे जाकर के शुरू होती है 2029 के चुनाव के लिए। जी। यहाँ पहुंचने से पहले भारतीय जनता पार्टी को पहले तो 2024 में जो तय की थी 400 के पार, उस आंकड़े के बारे में सोचना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारे एजेंडा हैं जिनको पास भी कराना है और आने वाले कई वर्षों तक, कई चुनाव तक उसको अपने आप को सीमेंटेड करना है। जी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है और वर्तमान जो परिस्थिति है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा अगर देखा जाए तो उसके आंकड़े 293 से आगे बढ़ते बढ़ते 297 हो गए और अब तो वो 300 पार कर चुकी है। बिल्कुल। यानी सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें लोकसभा में 543 सीटें जो हैं, उन 45 सीटों में 43 सीटों में से अभी 3 सीटें खाली हैं। ऐसे में 319 सीटें जो हैं एनडीए के पास हैं, जबकि 2/3 बहुमत के लिए 260 सीटों की जरूरत पड़ेगी, हम्म। जिसकी चर्चा हम पहले से करते आ रहे हैं। यानी कि बिल्कुल। इसमें 41 सीटों की उसके पास कमी है। वहीं राज्यसभा की बात करें तो वहां तो लगभग 2/3 बहुमत के आसपास वो पहुंच चुकी है। बिल्कुल। 245 सीटों वाले राज्यसभा में 154 सीटें वर्तमान में है, जिसमें 163 जो है वो 2/3 बहुमत होता है, यानी मात्र 9 सीट पीछे है। बिल्कुल बाबा। सीधे तौर पे आप समझ सकती हैं कि ये कहानी जा कहाँ रही है। जी। इस जी। कहानी को यदि दूसरे तरीके से अगर देखा जाए तो एक ही बात इसमें समझ में आती है, और वो है कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिस्थिति है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि समीकरण बदल रहे हैं। समीकरण इसलिए भी बदल रहे हैं कि लगातार जिस तरह से पार्टियों में टूट हुई है, जिस तरह से अलग अलग पार्टियों में एक रोष है अपने नेता के प्रति भी, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य देख करके भी। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में शिवसेना टूटी, एकनाथ शिंदे सामने आए, जी बिल्कुल। शिवसेना के 13 सांसद हो गए हैं, यानी लोकसभा में जेडीयू से भी बड़ी पार्टी शिवसेना हो गई है। एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के पहले से जो लोग थे, यानी उद्धव ठाकरे के, वो भी उसके साथ आ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि मायावती कहीं ना कहीं हाशिए पर है, तो ममता बनर्जी दूसरे तरफ
अपने सांसदों को खोती जा रही हैं। उनके 28 में से 20 सांसद जो हैं वो एक अलग गुट बना करके सामने आ गए हैं। 319 के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, वो सबसे टॉप पे चल रहा है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प ये होगा कि आगे क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी उन आंकड़ों के करीब धीरे धीरे पहुंच रही है जो अहम संवैधानिक संशोधन को पारित कराने के लिए अनिवार्य होते हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद भी टूट करके साथ में आ गए हैं, बीजेपी में शामिल हो गए। तो दूसरी तरफ डीएमके जो है वहां के भी 22 सांसद इंडिया गठबंधन से दूरी बनाए हुए हैं। वरिष्ठ जो थिंकर जो हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका भी ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं आकृष्ट कर रहा है और ऐसे में सांसद जो हैं वो अपना पाला बदल रहे हैं। लोकसभा में 2/3 बहुमत का आंकड़ा 262 होता है और 543 में अब ये पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। इसके बावजूद आपको बता दें कि जो परिस्थितियां बनी है उसमें अभी वर्तमान में जो 20 सांसद तृणमूल कांग्रेस से उधर गए हैं वो भी एक अलग कहानी कह रहे हैं। ऐसे में सीधे सीधे अगर देखा जाए तो कुछ बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि आने वाले समय में अखिलेश यादव, जिनके राज्य में चुनाव होने हैं, उनकी स्थिति क्या होगी। उद्धव ठाकरे का तो आप समझ ही रही हैं। बचते हैं लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और राहुल गांधी। नीतीश कुमार पहले से ही आप देख रहे हैं कि एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन जो बिहार में राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो कुछ अलग कहानी कह रही हैं। इस कहानी को अगर देखा जाए तो इसमें दो बातें सामने आ रही हैं। एक तो ये कि क्या नीतीश कुमार छोटे भाई के रोल में अपने आप को आगे ले चल पाएंगे या फिर बड़े भाई के रोल में आना चाहेंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान स्वरूप है उससे पंगा लेने की शक्ति किसी में है, ये भी बहुत बड़ी बात है। 30 दिनों का ये जो फ्रेमवर्क होने वाला है जिसमें मानसून सत्र शुरू होगा, उसमें बहुत सारे गणित बनेंगे और बिगड़ेंगे। लोकसभा की स्थिति वर्तमान में आपको मैंने बता दिया, राज्यसभा की स्थिति मैंने बता दिया। अब इसमें सबसे बड़ी बात जो है कि आखिरकार ये सब कुछ क्यों होने जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि 2026 में मोदी सरकार लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने और 2029 में महिला आरक्षण लागू करने के संबंधित संविधान संशोधन विधेयक लाई थी, जो कि 2/3 बहुमत 252 वोट न होने के कारण गिर गए थे। ऐसे में आपको पता है कि चोटिल जो होता है वो थोड़ा ज्यादा घातक हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं दोनों सदनों में चोट खा चुकी है। अब ऐसे में परिसीमन विधेयक 2026 पारित कराना उसके लिए अहम बन गया है और उत्तर भारत के राज्यों में जैसे यूपी, बिहार, एमपी में लोकसभा सीटें काफी बढ़ सकती हैं। इसका सीधा चुनावी फायदा भाजपा को मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि संवैधानिक शक्तियों की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी बड़े संवैधानिक संशोधन के लिए, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, इन सब के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उस रास्ते निकल पड़ी है। उसे आने वाले समय में 2029 में यदि आपको पता है परिसीमन होता है तो 800 के आसपास सीटें हो जाएंगी, उसकी भी तैयारी करनी है। ऐसे में टीडीपी और जेडीयू की निर्भरता धीरे धीरे करके समाप्त हो रही है। यानी सीधे तौर पे यदि लालू प्रसाद, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी अकेला पड़ जाते हैं या उनको परेशानी होती है तो ऐसी स्थिति में अब नीतीश भी उन लोगों का कोई सहयोग बड़े पैमाने पर करने में सक्षम नहीं दिख रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार के बारे में ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन वो सारा खेल जो है वो कहीं ना कहीं हो रहा है। अब ऐसे में एक बात तो साफ नजर आती है कि आने वाला समय काफी महत्वपूर्ण होने वाला है और हर दृष्टि से, खास करके अखिलेश, लालू, उद्धव और राहुल गांधी के लिए एक चुनौती भरा होगा। आने वाला जो भी चुनाव होगा, या चाहे वो राज्यों का हो या फिर 2029 के चुनाव की तैयारी हो, ऐसे में नीतीश कुमार उनके लिए उपलब्ध है या नहीं है, ये 33 दिनों के भीतर हो जाएगा। जैसे ही मानसून सत्र का डेट अनाउंस होगा वैसे ही ये सारी कहानी कहीं ना कहीं एक आकार लेगी और पता चलेगा कि इस देश की राजनीति बिहार के से होते हुए किस दिशा में ट्विस्ट कर रही है। कई ऐसे मामले हैं जिसकी चर्चा तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन बिहार अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को एक बार फिर से अपने हिसाब से ट्विस्ट कर ले तो कोई अतिशयोक्ति मुझे नहीं लगती है। लेकिन इसके लिए अभी बहुत कुछ उलट पुलट होना बाकी है।
बाबा, एक बात बताइए कि बीजेपी का आखिर प्लान क्या है? जो विपक्ष के बड़े-बड़े चेहरे हैं, चाहे वो अखिलेश हो, उद्धव हो या फिर राहुल गांधी हो, ये चेहरे जो अपने-अपने राज्यों में या राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प बनने का दावा करते थे, आज उनके हालात ऐसे हैं कि हर पार्टी अपने कुनबे को बचाने में जुटी हुई है। तो बीजेपी का प्लान इन पार्टियों को सिर्फ चुनावों में हराना है या फिर इनके सांगठनिक ढांचे को ही इस कदर कमजोर कर देना है कि ये दोबारा खड़े ना हो सके? देखिए शिवांगी, सीधी तौर पे अगर आप समझें इस पूरे मामले को, तो हुँ, आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है और भ जी, मजबूत भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का किसी में मादा नहीं है, कोई हिम्मत नहीं कर रहा है। ममता बनर्जी ने लड़ने की कोशिश की, उनका हश्र क्या हुआ? उद्धव ठाकरे हमने ने देखा, लड़ने की कोशिश बिल्कुल। की, उनका क्या हुआ? अब जो बचे हुए लोग हैं, वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। आप बिहार में ही देखिए ना, जिस हुँ, तरह से हुँ। तेजस्वी यादव इतना सब कुछ होने के साथ-साथ बहुत संतुलित बयान दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो पा रहे हैं, उसके पीछे की कहानी आपको ज़रूर पता चल रही होगी। यानी जी, जी। सीधे तौर पे मजबूत से कोई भी सीधे-सीधे लड़ना नहीं चाहता है, लेकिन एक शख्स अभी भी है, नीतीश कुमार, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि वो लड़ाई लेने के लिए तैयार भी रहते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ अभी भारतीय जनता पार्टी के उलट नहीं है। अभी भी नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, इसलिए इस संभावना से भी इनकार किया जा रहा है। यही कारण है कि मैं बार-बार इस बात को कह रहा हूँ कि कहीं न कहीं तेजस्वी यादव के लिए, लालू प्रसाद के लिए, अखिलेश यादव के लिए या फिर और भी जो लोग हैं, राहुल से लेकर के उद्धव ठाकरे तक, इनके लिए अभी वर्तमान स्थिति उनके पक्ष में नहीं दिखाई दे रही है। जी। बाबा, एक नीतीश कुमार को लेकर एक सवाल है कि नीतीश कुमार अब इस पूरे चक्रव्यूह में क्या भूमिका निभा रहे हैं? क्या वो एनडीए का हिस्सा होते हुए पर्दे के पीछे से केवल मुख्य दर्शक अब बने रहेंगे? या फिर वो कुछ अपना ही कुछ अलग खेला करने का सोच रहे हैं अभी? देखिए, नीतीश कुमार जिस परिस्थिति में है और उनकी पार्टी के भीतर की जो गुटबाजी है, जिसमें हुँ। एक बड़ा बड़ा हिस्सा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने की वकालत कर रहा है। जी, उनके जी, लिए बिल्कुल। सबसे बड़ी समस्या वही है। अगर उसको साध लिया उन्होंने और एक जैसा कि नीतीश कुमार ही फैसला किया करते थे, अगर वहाँ आ जाते हैं, उस स्थिति में आ जाते हैं, तो नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी, वो कोई खेल कर सकते हैं। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें दूर-दूर तक कहीं कोई बड़ा खेल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया बाबा। तो दोस्तों, देश की राजनीति में इस वक्त जो भी शॉर्टकट या लॉन्ग टर्म प्लान चल रहे हैं वो बेहद गहरे हैं। अब इन सीधे सवालों के जवाब आने वाले दिनों की राजनीति खुद ब खुद तय करेगी। आपका इस पर क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।